Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। आज की हमारी वीडियो है वो बिहेवियरल थ्योरीज के साथ डील करेगी, जिसके अंदर हम गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैक्स वर्दीमर ने जो दिए थे, और इसके साथ साथ जो कर्ट कोफका थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने लॉज ऑफ परसेप्शन के बारे में बताया था। इसके साथ साथ 5 फिनोमिनन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो कोई आपको दिक्कत ना हो और आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप कर सके। ठीक है, और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर हमारे गेस्टाल्ट की थ्योरी आती है। ठीक है, और हम मैक्स वर्दीमर ने जो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स पढ़े थे, दिए थे, वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं बिहेवियरल थ्योरी क्या है। तो बिहेवियरल थ्योरी में हम क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे शेप कर रहा है एक पर्सन की पर्सनैलिटी को, तो हम इसको स्टडी करते हैं। और हम इसका जो मेन मोटिव यही है कि कैसे हम एक पर्सन की पर्सनैलिटी को मॉडिफाई कर सके। ठीक है, कैसे उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सके, कैसे उसके बिहेवियर को चेंज कर सके। तो ये सब कुछ हम बिहेवियरल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। और फ्रॉयड ने सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको दी थी नर्चर। नर्चर का मतलब क्या है? नर्चर का मतलब है कि जब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमें नर्चर कहलाता है, कि हम उसे नर्चर कर रहे हैं, उसे कंडीशनिंग दे रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग देकर हम क्या कर रहे हैं, उसके नेचर में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे नर्चरिंग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ फ्रॉयड ने आपको बताया था। अब हम देखते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी। जो गेस्टाल्ट थ्योरी है हमारी मेन सिर्फ एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि द होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लाइन में इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी को, तो इनकी जो थ्योरी है वो इसी प्रिंसिपल के बेस थी कि जो हमारा होल होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि पूरी जो संपूर्ण तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अगर हम उसे खंडों में देखें, पार्ट्स में देखें। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात है कि इंसान जब भी अपने आसपास को जो एनवायरनमेंट को परसीव करता है, अपनी परसेप्शन को बनाता है, तो वो एक कंप्लीट फॉर्म में बनाता है। वो कभी कभी टुकड़े फॉर्म में नहीं बनाता, कभी भी एज अ होल देखते हैं। यही हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी कहती है। इसके साथ साथ इन्होंने जो गेस्टाल्ट थ्योरी है वो सबसे पहले डेवलप की थी मैक्स वर्दीमर ने 1910 में, और इसके आगे कैरी फॉरवर्ड किसने की थी? वुल्फगैंग कोहलर ने आगे इसको बढ़ाया था, और कर्ट कोफका ने इसको गेस्टाल्ट की थ्योरी को आगे बढ़ाया था। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब जो गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी है, ये किसने फाउंड की थी? ये मैक्स वर्दीमर ने फाउंड की थी, वुल्फगैंग कोहलर ने फाउंड की थी, इसके साथ साथ कर्ट कोफका। ये तीनों के तीनों हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जो बिहेवियरलिस्ट कह सकते हैं इनको, बिहेवियरिस्ट थे, जिन्होंने इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में अपना योगदान दिया था, और इसको डेवलप करने में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। और ये फोकस करते थे कि एक इंडिविजुअल है, पीपल है, कैसे इस वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं मैक्स वर्दीमर ने ये नोट किया था रैपिड सीक्वेंसेस ऑफ परसेप्चुअल इवेंट्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, 5 फिनोमिनन दिया था हमें। मैक्स वर्दीमर ने हमें क्या दिया था? 5 फिनोमिनन क्या है कि आपको समझ आएगा इससे। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर में आप देखो, आप इसे कैसे देखोगे? जैसे कि ये पिक्चर आपको एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हम देख रहे हैं कि ये आपको जो पूरा हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन यानी कि जिसकी 6 साइड से हेक्सागन दिया हुआ है। हेक्सागन की फॉर्म में ये लाइट्स को हमने क्या कर रखा है, इसमें इसको अरेंज कर रखा है। अब आप क्या है कि आप इसको एज अ हेक्सागन देख रहे हो, हम सब इसको एज अ हेक्सागन देख रहे हैं, पूरी तरह से देख रहे हैं, लेकिन ये जो लाइट है ना, इनके बीच में ना कई सारे लाइट्स इसके अंदर एब्सेंट है।
जैसे कि वन वन रो छोड़कर इसके अंदर जो लाइट्स है वो एब्सेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एज अ होल देख रहे हैं कि ये पूरा हेक्सागन बना रहा है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, इसके जो सेंट्रल, जैसे कि एक यहाँ पे लाइट लगी है तो दूसरे पे यहाँ पे लाइट एब्सेंट है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा, हमें क्या दिख रहा है, पूरा हेक्सागन दिख रहा है अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल था जो इन्होंने 5 फिनोमिनन का दिया था, इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे लाइट्स की जो डायरेक्शंस चेंज होती जाती है तो इंसान की परसेप्शंस भी डिफर करती है। जैसे इन्होंने कहा था कि रैपिड सीक्वेंसेस ऑफ परसेप्चुअल इवेंट्स सच एज रोज ऑफ फ्लैशिंग लाइट्स क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मोशन इवन व्हेन देयर इज नन। यानी कि ये एक तरह का इमोशंस आपके अंदर, इल्यूजन ऑफ इमोशंस आपके अंदर जगा रही है, लेकिन जब उसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। आप देखो, हमें ये ऑब्जर्व करने पे देखने में लगेगा कि ये चल रही है ना, मतलब ये लाइट्स आपस में चल रही है, लेकिन ये चल नहीं रही है, ये एक तरह का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को इन्होंने 5 फिनोमिनन से डिनोट किया था कि जब हमें ऐसी इल्यूजनरी इमेज जो चलती हुई दिखाई दे, मोशन उसके अंदर हमें दिख रहा है, तो ये क्या है, ये 5 फिनोमिनन है। मोशन पिक्चर्स है इस आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स with the series of still images appearing in a rapid succession from a seamless visual experience। यानी कि हमें जो पिक्चर एक तरह का इल्यूजन क्रिएट कर रही है, अगर हमें वो पिक्चर चलती हुई दिखाई दे रही है तो यही क्या है, यही हमारा 5 फिनोमिनन है। ठीक है, तो ये हमें मैक्स वर्दीमन ने दिया था। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करना और हमें जो चीज़ें हैं वो मोशन के रूप में दिखने लगती है और हम उसे परसीव कर लेते हैं एज अ होल। तो ये क्या है, ये सब कुछ आपका 5 फिनोमिनन के अंदर आता है और ये आपको मैक्स वर्दीमन ने दिया था। ठीक है, अब इसके कुछ मेजर प्रोपोनेंट्स देख लेते हैं। जो मैक्स वर्दीमन ने डेवलप किया था आपका गेस्टाल्ट प्रिंसिपल को, कर्ट कॉफका ने डेवलप किया था आपका लॉज ऑफ परसेप्शन को, वुल्फगैंग कोहलर ने जो डेवलप किया था वो क्या किया था, वो किया था आपका एप्स ऑन इनसाइट, यानी कि इनसाइट की थ्योरी जो हम पढ़ेंगे, जो कि सुल्तान का जो एक्सपेरिमेंट था, इसको भी हम इसमें वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी। ये जो लास्ट सेक्शन है इसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल में कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आज हम इन 3 कॉन्सेप्ट को, इन 3 मेजर प्रोपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ये आपको वही बता रहा है मैक्स वर्दीमर थे जो कि एक फाउंडिंग मेंबर थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के, वो साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कहा था कि देयर आर होल्स द बिहेवियर ऑफ विच इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय डेट ऑफ देयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स। यानी कि अगर हम इंसान की जो परसेप्शन है वो होल में देखी जाती है, वो पूरी संपूर्ण तरीके से उसे ऑब्जर्व करता है, खंडों में ऑब्जर्व नहीं करता है। ये इन्होंने कहा है, जो इंसान की जो परसेप्शन है वो एज अ होल होती है। ठीक है, और इन्होंने गेस्टाल्ट की जो साइकोलॉजी के ये फाउंडिंग मेंबर थे। 5 फिनोमिनन आपको समझ आ गया, जैसे आपको ये इमेज के थ्रू अभी बताया मैंने कि ये मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट परसीव कर रहा है अपनी आइज से इंडिविजुअल, भले ही वो यहाँ पे मूव नहीं करी है लेकिन हमें वो मूव करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे जैसे लाइट्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारी परसेप्शंस है वो भी चेंज होती जा रही है। अब ये ना एक एक्सपेरिमेंट था, इसको डिस्क्राइब किया था एज अ परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मैक्स वर्दीमर ने ये बिगेन किया था दी फॉर्मल फाउंडिंग ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1910 में, और इन्होंने ये 5 फिनोमिनन का अपना एक्सपेरिमेंट है बिगेन किया था, जिसको इन्होंने परसेप्शन ऑफ मूवमेंट से इसको रिप्रेजेंट किया था। 5 फिनोमिनन था, अपैरेंट मूवमेंट था जो कि अल्टरनेटिंग लाइट पोजीशंस के वजह से था। अब देखो, जैसे कि पिक्चर में अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक ये सीरीज में नहीं लगी, कॉन्टिन्यूसली सीरीज में हेक्सागन फॉर्म में नहीं लगी हुई, ये अल्टरनेटिंग लाइट पोजीशन पे लगी हुई है, यानी कि एक छोड़ के एक जगह पे लाइट्स लगी हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि पूरे में लाइट्स लगी हुई है, पूरे एक हेक्सागन फॉर्म में लाइट्स
लगी हुई है। तो ये क्या है, एक तरह का इल्यूजन जो क्रिएट कर रही है। तो यही हमें 5 फिनोमिनन में मैक्स वर्दीमन ने बताया था। वर्दीमन ने ये इलस्ट्रेट किया था कि फिनोमिनन था अपरेटस का इन्होंने बिल्ड किया था, यूटिलाइज किया था 2 डिस्क्रिक्ट लाइट्स को ऑन द डिफरेंट लोकेशन, यानी कि उन्होंने लाइट्स को अल्टरनेटिंग लाइट पोजीशंस की फॉर्म में उनको वहाँ पे पुट कर दिया था, लगा दिया था। और तब जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो लाइट्स थी वो क्या है, उनको ऐसे दिख रही थी कि वो चल रही हो, मूव कर रही हो। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था 5 फिनोमिनन का जो मैक्स वर्दीमन ने दिया था। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम गेस्टाल्ट प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी है, इसको देख लेते हैं कि द ह्यूमन ब्रेन इज वियर टू सी स्ट्रक्चर, लॉजिक एंड पैटर्न्स. इट हेल्प अस टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड. In the 1920s, a group of German psychologists developed the theories around how people perceive the world around them, called Gestalt principle. यानी कि Gestalt principle को 1920 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था थ्योरी, और ये आपको बताती थी कि कैसे एक इंडिविजुअल है अपने वर्ल्ड को परसीव करता है, किस तरह से, किस नज़रिए से वो अपने वर्ल्ड में को जिसमें रह रहा है उसको वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है। और the fundamental law that governs a Gestalt principle is that we tend to order our experience in a manner that's regular, orderly and recognizable. This is what allow us to create meaning in a complex and chaotic world. मतलब ये एक तरह का फंडामेंटल लॉ होता है कि हर कोई अपना जो एनवायरनमेंट है किसी ऑर्डर के फॉर्म में देख रहा है। ठीक है, वो किसी एक रेगुलर फॉर्म में या ऑर्डर के फॉर्म में वो अपने वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज करते हुए ऑब्जर्व कर रहा है और उसका मीनिंग निकाल रहा है। ठीक है, तो ये आपका गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स के पूरी डेफिनेशंस है, इंसान कैसे अपने वर्ल्ड को परसीव करता है। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट का पहला प्रिंसिपल्स, लॉज ऑफ सिमिलैरिटी। लॉज ऑफ सिमिलैरिटी ये हमें सजेस्ट करती है कि हम हमेशा जो सिमिलर चीज़ें हैं उसको एक ग्रुप की तरह देखते हैं, एक ग्रुप्ड की फॉर्म में देखते हैं कि अगर सिमिलर चीज़ें हैं तो वो एक ग्रुप के वो अपीयर कैसे होती है, ग्रुप टुगेदर। ग्रुपिंग कैन अकर क्या कैसे हो सकती है, ये ग्रुपिंग हम विजुअली भी हो सकती है और ऑडिटरी स्टिमुलाई भी देख सकते हैं। अब देख लो, जैसे कि ये आपको पिक्चर दे रही है, ये आपको एक ग्रुप की फॉर्म में दे रही है कि आप क्या करते हो। ये एक ह्यूमन का नेचर होता है कि हम जो चीज़ें समान दिखती है, सिमिलर दिखती है, हम उसको एक ही तरह से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, उसे एक तरह से देखते हैं। अब देखो, जैसे कि कह रहा है, इन द इमेज अबव you probably see the groupings of colored circles as a row rather than just a collection of dots. यानी कि आप क्या करो, जो ब्लैक कलर की ये आपको डॉट्स दिख रही है, आप इसे एज अ रो की फॉर्म में देख रहे हो, यानी कि एक रो में ये अरेंज्ड है। आप इसको सिर्फ डॉट्स की फॉर्म में नहीं देख रहे हो, अलग अलग करके नहीं देख रहे हो, आप इसे एज अ होल ऑब्जर्व कर रहे हो क्योंकि ये आपस में सिमिलर लग रही है। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, कि आप उन चीज़ों को ऑर्डर करने की कोशिश करते हो, उसे एज अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और सिमिलर फॉर्म में देखना पसंद करते हो जो कि एक जैसी दिखती है। ठीक है, आप इसे एज अ होल देख रहे हो, पार्ट्स में आप नहीं देख रहे हो। ये आपको लॉज ऑफ सिमिलैरिटी बता रहा है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्रैगनेस। लॉ ऑफ फ्रैगनेस है जिसका ये जर्मन टर्म है जिसका मीनिंग है गुड फिगर। ये सेकंड लॉ है आपका, सेकंड गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ फ्रैगनेस है वो रेफर्ड होता है एज ए लॉ ऑफ गुड फिगर, यानी कि लॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। ये लॉ होल्ड करता है ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट आर सीन इन अ वे दैट मेक्स देम अपीयर एज अ सिंपल एज पॉसिबल. You see the images above as overlapping circles rather than assortment of curved and connecting lines. अब जैसे कि लॉज ऑफ फ्रैगनेस का सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ओलंपिक साइन। ठीक है, यानी ओलंपिक साइन जैसे ये देख सकते हो कि वो क्या थी कि जो हमारे
पांच जो महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा ओलंपिक साइन की 5 तरह के महाद्वीप है, उनका जुड़ा हुआ है, उनका हम क्या हो रहा है, उनका खेल हो रहा है। तो ये ओलंपिक साइन के थ्रू दर्शाया गया था। तो ये क्या है, लॉ ऑफ प्रैग्नेस जिसको हम कहते हैं कि गुड फिगर है ये, जिसको हम लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इनको एक जुड़ाव के फॉर्म में देख रहे हैं कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब देखो ये एक तरह का इल्यूजन क्रिएट कर रही है। ये देखो हमें लग रहा है कि ये इसमें से निकली है चूड़ी, दूसरी चूड़ी उसमें से निकली है। तो ये क्या है, ये आपको क्या है, एक तरह का इल्यूजन दिखाने की कोशिश कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि सारे आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि वो कितना चीजें आपस में एक दूसरे के पास है, कितनी पास है, कितनी दूर है, कितने प्रॉक्सिमिटी पर है वो चीजें, कितना प्रॉक्सिमिक्स हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं, कितनी दूर है, कितनी पास है, या फिर कितनी चिपकी हुई है या फिर बिखरी हुई है। तो ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है, ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल होता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें पास पास होती है हम उसको क्या करते हैं, एज अ ग्रुप देखते हैं। अब देख लो, अब ये कई सारी डॉट्स है, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डॉट्स है आपस में क्या है, ये पास है, जुड़ी हुई है। अब जो सर्कल है जो लेफ्ट में जो हमें अपीयर हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये एक, हम इसे कंसिडर करें ये एक ग्रुप है। ठीक है, हम उसे ग्रुप के फॉर्म में देख रहे हैं, जुड़ी हुई फॉर्म में देख रहे हैं, हम इन्हें बिखरा हुआ नहीं देख रहे। जितनी चीज़ें जो पास होती है वो हम उसे एज अ ग्रुप मानते हैं। अब देख लो, अब मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाती हूँ, एक मिनट। अब देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बना दूँ, 1 2 अब जैसे मैंने पिक्चर आपके सामने क्रिएट करी, अब आप देखो दोनों पिक्चर में 5-5 हमारे सर्कल हैं, लेकिन हम इस वाली पिक्चर को एज अ होल देख रहे हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के नियरर है। और हम क्या कर रहे हैं, ये आपस में ग्रुप्ड है। ये क्या है, जो चीज़ें आपस में ग्रुप्ड है, जो चीज़ें एक दूसरे के पास है, हम उसे एज अ ग्रुप देख रहे हैं। लेकिन सेम सर्कल इसमें भी है, 5 सर्कल इसमें भी है, लेकिन ये आपस में बिखरे हुए हैं। तो हम इन्हें क्या कर रहे हैं, इनको हम एज अ होल नहीं देख रहे, हम इन्हें बिखरे हुए देख रहे हैं। तो यही आपका लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी दिखा रहा है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है, द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी होल्ड करता है दैट पॉइंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट और कर्विंग लाइंस आर सीन इन अ वे दैट फॉलोज द स्मूथेस्ट पार्ट रादर देन सीइंग सेपरेट लाइंस एंड एंगल्स लाइंस आर सीन एज बिलोंगिंग टुगेदर। यानी कि लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी को ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि अब जैसे कि आपकी जो लाइन है आपस में अगर वो कनेक्ट हो रही है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है, तो हम उसको क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के फॉर्म में देखते हैं कि आपस में ये क्या है, कनेक्टेड है ये लाइंस। नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर क्या है, लॉ ऑफ क्लोजर आपको बताता है कि मान लो ये पिक्चर आप ऑब्जर्व करो, 2 पिक्चर आपको दी हुई है। आप जो पहली पिक्चर है वो कई सारी ये एक सर्कल की फॉर्म में आपको दिखेगी, एज अ कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में आपको दिखेगी। दूसरी आपको एज अ कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में दिखेगी। यानी कि ये जो चीज़ें हैं आपको एज अ होल दिख रही है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्लोजर थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर इफ यू सी देम कंप्लीट सम एंटिटी। अगर हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारे गैप्स है ना, आपको काफ़ी सारे इसमें गैप्स ऑब्जर्व होंगे, लेकिन फिर भी आप इस पिक्चर को एज अ होल देखोगे कि ये सर्कल है ये, और ये क्या है, स्क्वायर है। हालांकि इसके अंदर ये डैश लाइन बनी हुई है, इसके अंदर काफ़ी सारे गैप्स है, लेकिन फिर भी आप इसको एज अ होल कंसिडर करोगे और एज अ स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर आप कंसिडर करोगे। तो यही है लॉ ऑफ क्लोजर। नेक्स्ट है फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड क्या है, अब देख लो, ये जो आपको पिक्चर है, आपको इस पिक्चर में क्या ऑब्जर्व हो रहा है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, एक तरह का लैंप आपको दिखेगा कि लैंप है। अगर आप इसे और ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, आपको 2 तरह के फेस दिखाई देंगे। इस एक तरफ वाइट फेस यहाँ पे है, दूसरी तरफ वाइट फेस यहाँ पर है।
तो ये आपका एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और जो कि आपकी जो परसेप्शन है उसको बना रहा है। ठीक है। फिगर ग्राउंड जो परसेप्शन है वो रेफर करता है एज ए टेंडेंसी ऑफ विजुअल सिस्टम टू सिंप्लीफाई अ सीन इनटू द मेन ऑब्जेक्ट दैट वी आर लुकिंग एट द फिगर एंड एवरीथिंग एज इट फॉर्म्स एट द बैकग्राउंड और ग्राउंड। ठीक है। The concept of figure and ground perception is often illustrated with the classic faces or vases illusion। ये एक तरह का illusion आपको create कर रही है। Depending on whether you see the black or the white as the figure, you may see either two faces in the profile, or meaning that you perceive the dark color as a figure, or the vase in the center, meaning you see the white color as a figure। ये आप पिक्चर में यहाँ से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग जो आपको दी थी वो वुल्फगैंग कोहलर ने दी थी। इसके अंदर कोहलर ने एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के साथ। उन्होंने एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया था किसके साथ? चिंपैंजी के साथ। और इनका जो पूरा प्रोसेस था इन्होंने बिहेवियरल लर्निंग प्रोसेस से डिफाइन किया था। ठीक है। और ये किसका फंडामेंटल एस्पेक्ट था? ये बिहेवियरल साइकोलॉजी का फंडामेंटल एस्पेक्ट था, और जिसको इन्होंने इनसाइट लर्निंग बोली थी। इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने एक चिंपांजी को एक बंद कमरे में उसको रख दिया, बंद कमरे में रख दिया, और एक तरफ उन्होंने क्या किया, कई सारे बॉक्सेस रख दिए। ठीक है। और क्या करा उन्होंने, सीलिंग पर जो बनाना का जो वो बंच ऑफ बनाना था वहाँ उसको लटका दिया। अब ये क्या देखना चाहते थे कि क्या चिंपैंजी कैसे पहुँचता है उस बनाना की तरफ। अब कॉलर ने क्या किया, बनाना को ऊपर लटका दिया और कई सारे बॉक्सेस उसके साइड में रख दिए, और सुल्तान चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। सुल्तान को जब भूख लगी तो उसने क्या किया, उसने बंच ऑफ बनाना के पास जाने की कोशिश करी, लेकिन वो जा नहीं सका। उसने उछलने की कोशिश करी तो वो उसके पास नहीं पहुंच पाया। उसके पास एक बैम्बू की स्टिक भी पड़ी थी, तो उसने क्या किया, बैम्बू की स्टिक से उसे मारने की कोशिश करी, तो वो नहीं गिरा, उसके पास नहीं आया। तो सुल्तान ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और क्या किया, जहाँ पे जो बॉक्सेस थे उसको ऐसे अरेंज किया ताकि वो उस पर चढ़कर बनाना की तरफ पहुँच जाए। तो ये क्या है, ये एक इंसाइट लर्निंग होगी उसकी। सुल्तान ने एक इंसाइट लर्निंग अपने आप ही डेवलप कर ली, और सुल्तान ने ये जो बनाना है उसको ग्रैब कर लिया। और अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसाइट लर्निंग के। इंसाइट्स लीड टू चेंज इन परसेप्शन, यानी कि इंसाइट क्या है, वो हमारी परसेप्शन को चेंज करता है। इंसाइट का मतलब क्या है, इंसाइट मतलब है कि सडन एक्शन हो जाना, सडन रिएक्शन हो जाना है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये कर लेगा, लेकिन जब उसकी नीड हुई तो वो उसकी इंसाइट लर्निंग होगी। नीड क्या थी कि वो हंगर उसको महसूस हुई, तो उसने क्या किया, उसने अगर नीड उसकी अकर हुई तो उसने उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया, तो वो एक सडन इंस्टेंट हो गया। With insight, the organism tends to perceive a pattern or organization that helps in learning. Understanding plays क्या important role in इंसाइट लर्निंग। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या करती है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसाइट लर्निंग में। इंसाइट इज रिलेटेड विद हायर ऑर्डर एनिमल्स एंड नॉट विद इंफीरियर एनिमल्स। एज इन्फ्लुएंसेस इंसाइट लर्निंग। एडल्ट्स आर बेटर लर्नर देन चिल्ड्रन। Past experience and perceptual organization is important in perception. Some psychologists also relate insight learning with associative learning. अब insight learning को associative learning के उससे भी कहा जाता है। associative learning से भी इस insight learning को describe किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई सारे experiences हैं जो आपस में associate करके एक learning हुई है। ठीक है, तो ये हमारी थी ये insight learning सुल्तान के एक्सपेरिमेंट के साथ वुल्फगैंग कोहलर ने दी थी। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स और आपके क्या 5 फिनोमिनन था, मैक्स वर्दिमर ने क्या कहा था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी।
पूरी वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके उससे ज्वाइन हो सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हो। तो आज कैसी लगी आज की वीडियो? तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।